Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। ये इक्वेशन कैसे डिराइव होके हमें मिलती है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या होता है, सारा वो हम देखेंगे। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट इक्वेशन। तो अब इसमें जैसे आपको पता है मैंने कोई भी एक इक्वेशन ले ली है, a प्लस बी गिविंग c प्लस डी। ये हमारी रिएक्टेंट है और ये हमारे प्रोडक्ट है। इसको मैंने लिखा है k1, इसको लिखा है k-1। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर देने वाली हूँ कि इस टॉपिक में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होंगी वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, और कई बार वो घुमा के भी दे देते हैं इन इक्वेशंस पे क्वेश्चंस। तो वो हम यहाँ पर डील कर लेंगे सारे। ओके, अब जैसे आपको पता है कि अगर मैं इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखूँ तो वो क्या होगा, k1 अपॉन में k-1, है ना। ये हमारा रेट कांस्टेंट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन का अपॉन में बैकवर्ड डायरेक्शन का। और हमें एक वांट ऑफ इक्वेशन पता है। वांट ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है? वांट ऑफ इक्वेशन ये हम पढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशंस में, ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ होती है। तो वांट ऑफ इक्वेशन हमें क्या बताता है, डी एल एन के इक्विलिब्रियम अपॉन में डी टी इज़ इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन में आर टी स्क्वायर। ये इक्वेशंस हमें सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में मिलती है। जो हम सॉल्यूशंस का चैप्टर, अगर हम वो जैसे हम लोग तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो हम डिटेल में पढ़े तो ये वहाँ से इक्वेशन निकल कर आती है। ठीक है, तो इसको इतना आप डिटेल में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके, अब इससे हम अपनी आर्हेनियस इक्वेशन निकालेंगे। तो आर्हेनियस इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, डी बाई डी टी तो कॉमन रहेगा, एल एन भी कॉमन रहेगा। के इक्विलिब्रियम की जगह हम लिखेंगे k1 अपॉन में k-1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन में आर टी स्क्वायर। ठीक है, ये हम ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद आपका क्या बनेगा, डी बाई डी टी एल एन ऑफ k1 माइनस डी बाई डी टी एल एन ऑफ k-1। वही हो गया ना, लोगैरिथमिक ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में लोगैरिथमिक ऑफ ए अपॉन में बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। अब डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच को हम लोग एक तरीके से लिख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ये हम डेल्टा एच को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा एंथैल्पी को लिखने का तरीका होता है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड अपॉन में आर टी स्क्वायर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड अपॉन में आर टी स्क्वायर। तो अब आपको दिख रहा होगा हमारी एक इससे फॉर्म बन रही है, वो क्या है, डी इन जनरल। अगर मैं बोलूँ तो इन जनरल यहाँ पर हमारे को एक फॉर्म मिल रही है, वो क्या फॉर्म है, डी बाई डी टी एल एन ऑफ के इज़ इक्वल्स टू ई ए अपॉन में आर टी स्क्वायर। ये हमें एक फॉर्म मिल गई है यहाँ पे। तो ये आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करके चलना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। तो आपको अगर लग रहा है कि इस पे हमारे को क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो बेसिकली आपसे वो क्या पूछेगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पूछेगा। आपको वो क्या दे देगा, के की वैल्यू दे देगा कि आपका जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पर इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन के लिए आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एल एन के लिखना है। एल एन के जब आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ ए प्लस एल एन ऑफ बी टी प्लस एल एन ऑफ सी टी स्क्वायर। जो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, डी एल एन के बाई डी टी इज़ इक्वल्स टू ई ए अपॉन में आर टी स्क्वायर। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। वो आपको क्या करेगा, लोगैरिथमिक ऑफ के आपको देगा ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब।
इस फॉर्म में आपको वो एक इक्वेशन देगा, ठीक है। वो बोलेगा कि के आपका इस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी वो आप निकालो। तो अब आपको क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता है किस तरीके से निकल सकती है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले आप इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी एल एन के बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2bt प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3ct स्क्वायर, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन हो गया और ये किसकी इक्वल है, इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन में आर टी स्क्वायर। तो 2bt प्लस 3ct स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन में आर टी स्क्वायर, इसके बराबर है ये, ठीक है। अब ये इस पूरी चीज़ को यहाँ लेके जाओ। जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो हमारा किस तरीके से एक इक्वेशन बन जाएगी, 2bt प्लस 3ct स्क्वायर इज, ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा आपका आर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई ए। तो ये T जो है ये आपका टेम्परेचर है, ओके। तो ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। और ये आपको अगर वो बोले कई सारे ऑप्शन में अगर वो खोल के दे, ब्रैकेट में ना दे, तो आप क्या करोगे, 2bt क्यूब प्लस 3ct की पावर में 4 और ये r इज इक्वल्स टू ई ए, ठीक है। इस तरीके से दे सकता है, या जो भी फॉर्म दे आप यहाँ से वो बना सकते हो। तो इस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब जैसा कि हमें पता है कि डी एल एन के अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन में आर टी स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करके हम एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम, डी एल एन के इज इक्वल्स टू ई ए बाई आर टी स्क्वायर डी टी, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इंटीग्रेट करने से आपको क्या मिलेगा, डी एल एन के का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन के इज इक्वल्स टू ई ए बाई आर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन में आर टी प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं कुछ कंडीशन पुट करूँ, जैसे एट T टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब मेरा इनफाइनाइट टेम्परेचर होगा, मतलब T आपका क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, ई ए बाई इन्फिनिटी, एनीथिंग बाई इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, मतलब माइनस ई ए बाई आर टी, यह आपका क्या हो जाएगा 0। और एल एन के इसके बराबर हो जाएगा कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो उसको मैंने क्या लिख दिया, एल एन ए, ठीक है। ये जो मेरा कांस्टेंट है इसको मैंने लिख दिया एल एन ए, ये एक नाम दे दिया, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई, एल एन के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन में आर टी प्लस एल एन ऑफ ए। अब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि मेरा टेम्परेचर इनफाइनाइट है। टेम्परेचर इनफाइनाइट होने का मतलब है कि मैक्सिमम टेम्परेचर है। और जब मुझे पता है कि जब मेरा टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, मतलब टेम्परेचर मेरा बहुत ज़्यादा है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कोलिजन्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। अगर कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस वजह से जो मोस्ट मेरा रेट कांस्टेंट जो होगा वो एक मैक्सिमम रेट कांस्टेंट होगा, जिसको मैंने एल एन ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। तो उस टाइम पर मेरा रेट कांस्टेंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि कोलिजन्स मैक्सिमम हो रहे हैं। तो एक मेरी फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई। अब इसको अगर मैं शॉर्ट तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, एल एन ऑफ के माइनस एल एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। तो एल एन ऑफ के अपॉन में ए, क्योंकि एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर टी। तो अब इसको आप क्या करोगे, ई टू दी पावर में ले लो एक्सपोनेंशियल की पावर में, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर में माइनस ई ए बाय आर टी। तो ये आपकी क्या होती है, आर्हीनियस इक्वेशन। ये आपकी क्या है, आर्हीनियस इक्वेशन। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी तक के पूरे पार्ट में, तो सबसे पहली तो वॉन्ट ऑफ इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है, वो है डी एल एन के इक्विलिब्रियम बाय डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन में आर टी स्क्वायर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। दूसरी आपकी आर्हीनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने डिराइव करी। और तीसरी आपकी कौन सी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है,
जो आर्हीनियस की ही इंटीग्रेटेड इक्वेशन से पहले की इक्वेशन है, ये अब ये वाली आपकी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आपसे अगर कभी इंटरव्यू में पूछ ले कि ए क्या है, तो ए आपका क्या है, मैक्सिमम रेट कांस्टेंट जब आपका टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता चल गई। अब हमें आर्हीनियस इक्वेशन में देखना है कि उसके जितने भी अभी हमने इक्वेशन देखी उसमें क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपका क्या है, माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, इस इक्वेशन में हमने ये चीज़ देखी है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, ये हमें रिप्रेजेंट करती है, इसको आप लिख लीजिए, रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल that have energy greater than activation energy। इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट वो रिप्रेजेंट करता है हमें वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो हमें बताता है एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इसका मतलब क्या है, इसको हम समझेंगे एक ग्राफ से। ये मुझे पता है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होता है और यहाँ पर होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है जब भी हम कोई रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर होते हैं रिएक्टेंट, यहाँ पर होते हैं प्रोडक्ट, और ये होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जिसको क्रॉस करके हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि ये वो बताता है जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास एनर्जी है ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी वही तो प्रोडक्ट बना पाएंगे, है ना, वही प्रोडक्ट बना पाएंगे। और जिनकी एनर्जी उनसे कम है वो इस बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे और वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम एनर्जी चाहिए क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी तो ये तो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मतलब इतनी तो होनी ही चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो बहुत इजीली वो क्रॉस कर जाएगा इस बैरियर को। सो दिस इज़ हाउ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब इसके बाद क्या है, हमारा आता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ए जो है वो हमारा बताता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं या फिर हम इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। अब इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों बोलते हैं ये अभी हम देखेंगे, बट प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों बोलते हैं और ये क्या रिप्रेजेंट करता है अब हमें वो जानना है। क्योंकि अब हमें डिटेल में पता होना चाहिए कि हमारा आर्हीनियस इक्वेशन है क्या। क्योंकि ये आपका कब पूछ सकता है पता है, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है। ये कोई भी पीएचडी का इंटरव्यू है तो आपको वहाँ पर पूछेगा, या फिर आपका मास्टर्स में इंटीग्रेटेड पीएचडी का इंटरव्यू है तो उसमें पूछेगा आपसे ये। सो हमारा जो ए होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। सो इसमें आपको क्या होता है, यूनिट देखनी है हमें इसकी। सबसे पहले तो यूनिट पता होनी चाहिए। तो ए की यूनिट क्या है, ए की यूनिट वही होगी जो हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी। क्योंकि हमें पता है जब टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो के इज इक्वल्स टू ए होता है। ये चीज़ हमें पता है बहुत अच्छे से। एक चीज़ हमने और मैंने वहाँ पर आपको एक बात बताई थी, जो ए होता है ये हमें क्या बताता है, रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के एट इनफाइनाइट केल्विन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि हमारे को ए जो है वो बताता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट इनफाइनाइट केल्विन। मतलब जब टेम्परेचर मेरा बहुत ज़्यादा है तब ए की जो वैल्यू है, मेरा जो रेट कांस्टेंट होगा वो ए होगा और वो मैक्सिमम होगा। क्योंकि मुझे पता है टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो एक्टिवेशन एनर्जी उसको मिल सकती है बैरियर क्रॉस करने की। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब के और ए दोनों इक्वल हैं तो k इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जब ये इसके बराबर है तो ये फैक्टर क्यों इसमें इंक्लूड हो रहा है कि नहीं, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो अब इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही एकदम सटीक थ्योरी है। वो क्या है कि
अभी मैंने आपको बताया ये क्या बताता है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसने एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर लिया। अब ए हमें बता रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जिन्होंने कोलाइड करा। अब एक चीज़ आप सोचो, अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूशन में, तो अगर टेम्परेचर मेरा इन्फिनिटी है तो 100 के 100 क्या हो गए, कोलाइड कर गए आपस में, सभी क्या हो गए, सबकी एनर्जी बढ़ गई, सब ने मैक्सिमम कोलिजन किया। सब ने मैक्सिमम कोलिजन किया तो मेरा रेट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि जितने भी 100, जैसे 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो पर सेकंड अगर मैं देखूँ एक सेकंड में कितने 100 ही सारे कॉलिजन हो रहे हैं। मतलब टोटल कॉलिजन मेरे कितने हो रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में मेरे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं। कब, जब मेरा टेम्परेचर इन्फिनिटी है। बट मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को प्रोडक्ट तो उतना ही मिल रहा है, प्रोडक्ट मेरे को उतना ही मिल रहा है। मतलब क्या है इसका, कि मेरे कुछ ही कॉलिजन, 100 में से कुछ कॉलिजन्स ऐसे हैं जो इफ़ेक्टिव हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट बना लिया, और बाकी क्या हो गए, डी एनर्जाइज हो गए। जैसे हमने यूनिमॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा था डी एनर्जाइजेशन के बारे में, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई। तो ए तो मुझे क्या बता रहा है, 100 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और मेरे समझ लो आपने कि 60 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड ऐसे कॉलिजन्स हैं जो मेरे प्रोडक्ट बना लिए, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अब मेरे को ये बता रहा है, ये पार्ट मेरे को क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया वो क्या होगा, 60/100। क्यों, क्योंकि 100 टोटल कॉलिजन्स हैं जिनमें से 60 ने प्रोडक्ट बनाया। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया वो क्या हो जाएगा, 60/100। तो 100 से 100 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा हमारा k = 60। तो ये हमारे को क्या बता रहा है, वो कॉलिजन्स, तो ये हमें वो बता रहा है वो कॉलिजन्स जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं और जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। इसीलिए हम k को a के बराबर तभी लिखते हैं जब इन्फिनिटी है, तभी लिखते हैं। और वैसे तो तब भी लिखना वैलिड नहीं है, क्योंकि हो सकता है तब भी जितने सारे कॉलिजन्स हो रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हों, ठीक है। बट ये एक थ्योरी है, तो ये थ्योरी में हम कुछ भी दिखा सकते हैं, और इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। के और ए इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी इनफाइनाइट पे, और टी इन्फिनिटी तो कभी हम अचीव भी नहीं कर सकते। बात करते हैं आइडियल केसेस की, कि हमारा जो के जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्चुअली वो 60 कॉलिजन्स पे डिपेंड कर रहा है जो प्रोडक्ट बना रहा है, क्योंकि उसी से ही हमें अपने रेट कांस्टेंट का पता चलता है। आई होप आपको यहाँ पर इतनी ये बात समझ आई होगी जो अभी तक मैंने आपको बताई है, कि रेट ऑफ कॉलिजन्स के बारे में, जो हमारे 60 कॉलिजन्स बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर लाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में वो हमसे ना इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ही पूछता है, जो फ्रैक्शन ऑफ, मतलब वो पूरा रेट कांस्टेंट ना पूछ के वो आपसे वो पूछता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कॉलिजन से। तो वो आपसे पर्टिकुलरली कौन सा पार्ट पूछता है, e⁻ EA/RT, ये वाला पार्ट आपसे पूछता है। अब आपकी फेमस इक्वेशन जो हम इससे डिराइव करेंगे वो क्या होगी, dlnk/dt = EA/RT²। अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है K1 से K2 तक, T1 से T2 तक। मतलब किसी एक अब मुझे पता है रेट कांस्टेंट बदल जाता है टेम्परेचर के साथ, तो किसी टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, किसी टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 है। तो आपकी फेवरेट इक्वेशन जो निकल के आ गई है वो है ln of K2/K1 = -EA/R 1/T2 - 1/T1। तो ये आपकी बहुत अच्छी इक्वेशन निकल के आ गई है। इसको याद करना है याद कर लो, नहीं करना तो आपको एक इक्वेशन तो मैंने बताई है जो आपको याद रखनी है। सो दिस वाज अबाउट योर आर्हेनियस इक्वेशन। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे ग्राफ्स, जो इसके बारे में हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला हमारा जो ग्राफ इसमें आता है वो होगा k = A e⁻ EA/RT। इसमें जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो होगा k वर्सेस एक्टिवेशन एनर्जी। सिंस एक्टिवेशन एनर्जी हमारा किस में है, एक्सपोनेंशियल में, तो इसका ग्राफ भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। तो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग होगा या फिर इंक्रीजिंग होगा, ये आप कैसे बताओगे, इसके रिलेशन देख के। अब रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी मुझे पता है क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि अगर मेरी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, वो कम होगा। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट मुझे बताता है प्रोडक्ट कितना बन रहा है। जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ज़्यादा मेरा रेट कांस्टेंट होगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, कम बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। तो अगर मेरा रेट कांस्टेंट यहाँ पर है और एनर्जी मेरी यहाँ पर है एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ होगा। ठीक है, इस तरीके का हमें ग्राफ मिलता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर का 1/T। 1/T के साथ आपका ग्राफ कैसा बनेगा? तो 1/T के साथ भी आपका ग्राफ कैसा है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है। या आप किस तरीके से देख सकते हो, इस इक्वेशन को थोड़ा खुल के ओपन करके लिखना, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, के की इक्वेशन देखनी है, वो आपका प्रोपोर्शनल होगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो वो आपको निकाल के देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ln k वर्सेस 1/T। तो ln k वर्सेस 1/T, ये आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ln k इज इक्वल्स टू ln ऑफ a माइनस EA/RT, EA/RT। ठीक है, ये आपका है। तो आपका ये तो क्या हो गया, C हो गया, ये आपका क्या हो गया, M हो गया, और ये क्या हो गया, -1/T, मतलब नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप है तो मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपका ग्राफ इसका बनेगा। और K वर्सेस 1/T का ग्राफ आपका इस तरीके का बनेगा, और यहाँ पर आपका K होगा, यहाँ पर 1/T होगा। और ये क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, इसका रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, सो अब आपने इसका मैथमेटिकल पार्ट देख लिया, ग्राफिकल पार्ट देख लिया, तो अब इसके पीछे की जितना भी हमने थ्योरी समझी है उसको लिख लेते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस द ट्रांजिशन स्टेट बैरियर इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। वो बैरियर आप समझ गए होंगे, ये वाला पर्टिकुलर बैरियर जो होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट। इतनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर एनर्जी होती है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको भी हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट द मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट एंड द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट मेरा यहाँ पर है, एक्टिवेशन एनर्जी ये है, ये पूरी क्या हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और ये वाली एनर्जी कौन सी है, ये मेरी एवरेज एनर्जी है रिएक्टेंट की, और ये पूरी क्या होती है, ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये पूरी क्या हो गई, थ्रेशोल्ड माइनस एवरेज एनर्जी, ये इतने पार्ट की एनर्जी मुझे मिल जाएगी जो होगी एक्टिवेशन एनर्जी। या फिर यहाँ पे समझा देती हूँ, अगर ये मेरा कुछ ग्राफ है, तो यहाँ पर मेरा रिएक्टेंट है, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट है, तो ये पूरी एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये पर्टिकुलर एनर्जी जो होती है, ये इतनी पार्ट वाली, ये होती है एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये पर्टिकुलर एनर्जी होती है एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये पूरी एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो एनर्जी होती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। कल मैं आपको एक ग्राफ बताऊंगी इसका, उससे आपको शायद थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इस ग्राफ को देख के कैसे एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन बता सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, इम्पॉर्टेंट है भी और नहीं भी, बस एक क्वेश्चन आया है इसका गेट का, और उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा दूंगी जो शायद कहीं भी नहीं दिया है, वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन रेट, मतलब अगर किसी मेरे पास इक्वेशन है, मेरे पास रिएक्शन है, तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कई बार वो पूछ लेता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर्स डिफरिंग बाय 10 केल्विन। तो जनरली जब दो रिएक्शन मेरी एक रिएक्शन है अलग अलग टेम्परेचर पर हो रही है,
और वो जो दोनों टेम्परेचर्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 10 केल्विन का है, तो उनके रेट कांस्टेंट का रेशियो वो हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट बताता है। ठीक है, इसको बस आप समझ लो, इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। तो फॉर अटेम्प्टिंग टेम्परेचर कोफिशिएंट क्वेश्चंस हम हमेशा टेम्परेचर जो है यहाँ पर 300 केल्विन मान के चलते हैं। जनरली थर्मोडायनेमिक्स में या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन लेके चलते हैं, बट केमिकल काइनेटिक्स में हम टेम्परेचर जनरली 300 केल्विन लेके चलते हैं। तो या फिर अगर हमें दे रखा हो टेम्परेचर तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो हम टेम्परेचर 300 केल्विन लेते हैं और उसका डिफरेंस कितना लेते हैं 310। तो हमें अगर नहीं दिया तो एक टेम्परेचर हमने 300 ले लिया, एक टेम्परेचर हमने 310 केल्विन ले लिया। तो इसके दौरान जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो जनरली इंक्रीज़ होता है 2 to 3 टाइम्स ऑन एवरी 10 केल्विन राइज। मतलब जब मेरा टेम्परेचर 10 केल्विन से बढ़ रहा है तो मेरा जो रेट कांस्टेंट है वो दो या तीन टाइम से बढ़ जाता है। रेट कांस्टेंट बढ़ता क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, और जो रेशियो 2 होता है वो ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं। तो बेसिकली क्या है, हमें कोफिशिएंट जो है वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हमें उसकी वैल्यू मिलती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो है वो ये फॉर्मूला है K2/K1 इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा की पावर में डेल्टा T/10। तो इसको मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देती हूँ एक बार। इट इज़ K2/K1 इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा उसकी पावर में डेल्टा T/10। तो डेल्टा टी, क्योंकि गेट में जो क्वेश्चन आया था उसमें टेम्परेचर जो थे वो बहुत अलग दे रखे थे। एक 283 दे रखा था और एक 300 समथिंग दे रखा था। ठीक है, दो अलग अलग टेम्परेचर्स दे रखे थे। तो जब दो अलग अलग टेम्परेचर्स हैं तो उनमें जो डिफरेंस था वो 10 का नहीं था। ठीक है, तो उस केस में आप कैसे रेट कांस्टेंट निकालोगे कोई भी, तो इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया है। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको इनमें से कोई भी, तो आपको टेम्परेचर का डिफरेंस तो आप इनसे निकाल ही लोगे। यहाँ पर आपको टेम्परेचर का डिफरेंस पुट करना है। 10 तो वैल्यू पुट करी ही हुई है, 5 की वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि ये आपका क्या है, कोफिशिएंट है, और K2 K1 आपको गिवन होंगे। तो ये जनरली जो बड़ी कैलकुलेशंस या फिर टफ़ कैलकुलेशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली गेट में ही पूछे जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है गेट के रिस्पेक्ट से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है एक्टिवेशन एनर्जी की। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैसे तो मैंने मोस्टली सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिखवा देना चाहती हूँ ताकि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहे। बाकी कमी आपकी तरफ से रहेगी कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की जो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, लार्जर द, या फिर मैं नोटबुक ही दिखा देती हूँ, मैंने जहाँ पर लिखा हुआ है ये ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, तो एक्टिवेशन एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। वही मैंने आपको बताया था कि अगर मेरी एक्टिवेशन एनर्जी एक रिएक्शन की मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी ये है और दूसरी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ये है, तो कौन सी फास्ट होगी, ये वाली फास्ट होगी। ठीक है, ये फास्ट होगी, ये स्लो होगी, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी देख रहे हो इतनी ज़्यादा है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बस इतनी है। ठीक है, तो इसको जल्दी क्रॉस कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर द इफेक्ट ऑफ गिवन टेम्परेचर राइज ऑन रेट कांस्टेंट। मतलब एक मेरे पास ये एक रिएक्शन है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 300 है और फिर फाइनल टेम्परेचर 350 है। दूसरी रिएक्शन है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 300 है और इसका फाइनल 350 है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA है, इसकी भी एक्टिवेशन एनर्जी कुछ है। तो इसकी देख लो आप, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो इसमें जो पॉइंट में मैंने जो आंसर बेसिकली एक्सप्लेनेशन दी है वो क्या है कि अगर मेरा किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है और उस केस में मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो मेरे रेट कांस्टेंट में बदलाव आता है ना वो बहुत ज़्यादा आता है। तो रेट कांस्टेंट में हमारा बदलाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके का हमारे को एक्सपेरिमेंटली हमें मिलता है। तो
ये हमने देख ली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। बेसिकली ये जो टेम्परेचर वाली चीज़ है और एक्टिवेशन एनर्जी की जो चीज़ है ये हमें बोल्ट्जमैन प्लॉट से पता चलती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि लोअर टेम्परेचर पर इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ के देन हायर टेम्परेचर। उसकी ये एक्सप्लेनेशन है। बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरा टेम्परेचर कम है, जैसे यहाँ पर मेरा क्या है 300 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ है इसमें मेरा टेम्परेचर क्या है 350 केल्विन। तो अब इसमें आप देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी बिटवीन ई प्लस डी ई। अब एक चीज़ देखो, इसमें यहाँ पर क्या है मेरे 300 केल्विन टेम्परेचर है और यहाँ पर क्या है 350 केल्विन टेम्परेचर है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, ठीक है, एक जनरली एक लाइन खींच दी। तो यहाँ पर जब मैंने देखा तो ये जब मेरा 350 केल्विन टेम्परेचर था तब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स थे जिन्होंने इस बैरियर को क्रॉस किया, ठीक है। यहाँ पर मेरे को जो एरिया मिला, जो 300 केल्विन वाला एरिया है वो क्या है, वो बहुत कम है, लेकिन जो 350 वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हमारे को फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा 1 रखना है, 1 रखना है। तो अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो विड्थ कम हो जाएगी, मतलब हाइट कम हो जाएगी लेकिन विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल फ्रैक्शन हमें 1 रखना है। यहाँ पर क्या है, विड्थ कम है हाइट ज़्यादा है, क्योंकि फ्रैक्शन 1 रखना है। तो ये हम उसमें पढ़ते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में टेम्परेचर इफेक्ट, उससे आप ये पता लगा सकते हो। अब ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज के वीडियो का वो ये है डिफरेंट केस फॉर आर्हेनियस इक्वेशन। अब हमें कुछ केसेस पढ़ने हैं, ये बस आप यहाँ पर देख लो, इसका एग्ज़ाम में कोई रिलेशन नहीं है, आएगा तो जनरली 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी डायरेक्ट, तो आप देख लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है, जब हमारा टेम्परेचर 0 है, हमारे पास ये आर्हेनियस इक्वेशन है, टेम्परेचर को 0 पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, समथिंग बाय 0 क्या होता है इन्फिनिटी, ई टू द पावर इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी, तो 1 बाय ई टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। किसी की पावर इन्फिनिटी में क्या होता है इन्फिनिटी, एंड 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0। मतलब जब टेम्परेचर 0 केल्विन है, at minimum temperature the molecule have least energy and reaction does not occur। तो ये हमारा वेरीफाई हो रहा है ये रिज़ल्ट, क्योंकि टेम्परेचर 0 है तो हमारा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी इतनी नहीं होती कि वो बैरियर को क्रॉस कर पाएँ, तो इसीलिए वहाँ पर हमें जो रेट कांस्टेंट है उसकी 0 वैल्यू मिलती है। तो वेरीफाई हो गया, ठीक है, हमारा एक पॉइंट वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट है, जब टेम्परेचर इन्फिनिटी है तो हमें पता है K = A, जितने भी कॉलिजन्स हैं वो सारे इफेक्टिव हैं, और ये एकदम आइडियल सिचुएशन है क्योंकि इन्फिनिटी टेम्परेचर हम अटेन नहीं कर सकते। अगर मेरी एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, यहाँ पर मैंने 0 पुट कर दिया, तो K = A, K = A का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी मेरी एकदम कम है, मतलब मेरा जो कर्व है, जो ये वाला कर्व है, ये पूरा क्या है फ्लैट है। फ्लैट मतलब क्या है, सिंपल रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बना लिया, एक्टिवेशन एनर्जी कुछ देनी ही नहीं पड़ी, बाहर से कुछ भी इग्निशन के लिए एनर्जी नहीं देनी पड़ी, वो रिएक्शन खुद ब खुद हो गई, ठीक है। तो उस टाइम पर मेरे ऑब्वियसली सारे कॉलिजन्स इफेक्टिव होंगे और जितने रिएक्टेंट्स हैं वो सब प्रोडक्ट बना लेंगे। अगर मेरी एक्टिवेशन एनर्जी 0 से कम है, 0 से कम है मतलब नेगेटिव है, तो यहाँ पर तो नेगेटिव होता ही है, ये भी नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला रूल बन जाएगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम करेंगे e⁻x का, वो क्या आता है 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल + x³ / 3 फैक्टोरियल। उसी तरीके से हम इसका x का एक्सपेंशन करेंगे, x क्या हो जाएगा EA/RT। तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो आपका रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, A से ज़्यादा हो रही है। बट आपको पता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कॉलिजन्स A होते हैं, A से ज़्यादा कोई वैल्यू हमें मिल ही नहीं सकती, और ये बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, इट कैन नॉट हैपन, ठीक है। इसीलिए हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हैंस वेरीफाइड। सो आई होप आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। इतना ही था बस एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। बाकी हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम कुछ एक्टिवेशन एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी मोस्ट प्रोबेबली इनके ऊपर होगी, और उसके बाद हमारा रह जाएगा कॉलिजन थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और एंजाइम कैटालिसिस।
सो गुड बाय, टेक केयर।